नमस्ते। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर रेलवे कर्मचारी के लिए बहुत मायने रखता है, रेलवे क्वार्टर के आवंटन और उसे अपने पास रखने के नियम। तो चलिए इन सभी नियमों को आसान भाषा में समझते हैं। हम जो भी बात करेंगे वो सब रेलवे बोर्ड के मास्टर सर्कुलर नंबर 49 पर आधारित है। इसे RBE नंबर 135 2019 के नाम से भी जाना जाता है और ये पत्र संख्या EG 2019 QR 1-1 के तहत जारी हुआ था। यही वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें हाउसिंग से जुड़े सारे नियम कायदे दिए गए हैं। इस पूरे विषय को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम सबसे पहले जानेंगे कि कौन एलिजिबल है, फिर देखेंगे कि क्वार्टर मिलता कैसे है, इसके बाद कुछ खास नियमों, क्वार्टर रखने की अवधि और आखिर में पैसों और जुर्माने से जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। रेलवे आवास के लिए आखिर योग्य कौन है? आइए देखते हैं कि पे लेवल के हिसाब से किसे कौन सा क्वार्टर मिल सकता है। अब इस टेबल पर नजर डालते हैं। देखिए, सिस्टम बहुत सीधा साधा है। कर्मचारी का जो पे लेवल होता है उसी के आधार पर क्वार्टर का टाइप तय होता है। जैसे लेवल 1 के लिए टाइप 1 क्वार्टर है और ये सिलसिला लेवल 18 पर टाइप 7 तक जाता है। एकदम साफ और सीधी व्यवस्था है। हाँ, लेकिन रनिंग स्टाफ के लिए मामला थोड़ा अलग है। उनकी पात्रता सिर्फ पे लेवल पर नहीं बल्कि उनकी खास नौकरी की भूमिका पर भी निर्भर करती है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, एक असिस्टेंट लोको पायलट टाइप 2 क्वार्टर्स के लिए योग्य होता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी और हाल का अपडेट है। आरबी के पत्र संख्या 2024 LMB/2220 के मुताबिक अब कुछ खास शर्तों के तहत लेवल 1 के कर्मचारी भी खाली पड़े टाइप 2 क्वार्टरों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब जब हमें पता चल गया है कि कौन कौन एलिजिबल है, तो अब ये समझते हैं कि क्वार्टर असल में मिलता कैसे है। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? ये पूरी प्रक्रिया आप कह सकते हैं 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले प्रायोरिटी रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होता है, फिर हाउसिंग कमेटी उसे रिव्यू करती है और आखिर में अलॉटमेंट ऑर्डर जारी होता है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए अलग अलग रजिस्टर होते हैं। अब ये फैसले लेता कौन है? इसके लिए एक हाउसिंग अलॉटमेंट कमेटी होती है और इसकी बनावट काफी सोच समझकर की गई है। इसमें मैनेजमेंट, दोनों मान्यता प्राप्त यूनियनें और SC/ST एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। तो क्या हमेशा एक ही स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो होता है? जी नहीं, कुछ खास मामले भी होते हैं जिनके लिए अलग नियम बनाए गए हैं। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। जैसे कि कुछ बहुत ही खास हालात में आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट यानी बिना बारी के आवंटन हो सकता है। मेडिकल ग्राउंड्स पर विकलांग कर्मचारियों के लिए या फिर अनुकंपा नियुक्ति जैसे मामलों में समिति के पास खास दिशा निर्देश होते हैं। इंक्लूसिविटी को ध्यान में रखते हुए SC/ST कर्मचारियों के लिए एक आरक्षण नीति भी है। जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं, टाइप 1 और 2 क्वार्टरों में 10% और टाइप 3 और 4 में 5% का आरक्षण है। हाँ, पर यह नियम नॉन एसेंशियल कैटेगरी में ही लागू होता है और वो भी तब जब क्वार्टरों की संख्या 50 से ज्यादा हो। अब एक बहुत ही जरूरी नियम पर आते हैं, सबलेटिंग। ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अपने रेलवे क्वार्टर को किसी भी तरह के बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना या किसी बाहरी व्यक्ति को किराए पर देना एक गंभीर कदाचार है। ये रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966 के नियम 15A का उल्लंघन है और इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर कर्मचारी के मन में आता है। ट्रांसफर, रिटायरमेंट या छुट्टी के बाद कोई अपना क्वार्टर कितने समय तक रख सकता है? नियम इस बारे में बिल्कुल साफ हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इन नियमों को हाल ही में RBI नंबर 87/2024 के जरिए अपडेट किया गया है। तो हम जो भी बात करेंगे वो लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से होगी। मान लीजिए किसी का परमानेंट ट्रांसफर हो जाता है, तो टेबल के हिसाब से उन्हें 2 महीने तक नॉर्मल किराए पर और उसके बाद अगले 6 महीने तक डबल किराए पर क्वार्टर रखने की इजाजत है। हालांकि मेडिकल या बच्चों की पढ़ाई जैसे मामलों में इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं रिटायरमेंट या सर्विस में मृत्यु जैसी स्थितियों की। इन मामलों में नियमों में परिवार को थोड़ी राहत दी गई है। जैसे कि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को 24 महीने तक क्वार्टर रखने की अनुमति होती है। और अगर कोई कर्मचारी लंबी छुट्टी पर है, जैसे मेडिकल या स्टडी लीव या फिर ट्रेनिंग पर है, तो नियम काफी सपोर्टिव हैं। आमतौर पर
पूरी छुट्टी या ट्रेनिंग की अवधि के लिए वे नॉर्मल किराए पर अपना क्वार्टर रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं आखिरी और एक बेहद जरूरी हिस्से पर, पैसा, यानी कि लागत, शुल्क, और अगर कोई नियम नहीं मानता तो उसके नतीजे क्या होते हैं। सबसे पहले लाइसेंस फीस, जिसे हम आम भाषा में किराया कहते हैं, ये फिक्स्ड नहीं होती। आरबीआई के पत्र संख्या FXI 20002/11/2 के मुताबिक इसे हर 3 साल में रिवाइज किया जाता है और 2017 से हर साल जुलाई में इसमें 10% की बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा पानी के चार्जेस भी होते हैं जो क्वार्टर के टाइप पर निर्भर करते हैं। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, ग्रुप डी के कर्मचारियों को इन शुल्कों से छूट दी गई है। अगर कोई समय पर क्वार्टर खाली नहीं करता तो मामला गंभीर हो जाता है। तब नॉर्मल किराया नहीं बल्कि पीनल रेंट यानी दंडात्मक किराया वसूला जाता है, जो कि नॉर्मल रेट से कई गुना ज्यादा होता है। और अब वो नियम जो किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। आरबीई नंबर पे 2001 में ये साफ साफ लिखा है, जब तक रेलवे क्वार्टर खाली नहीं होता तब तक ग्रेच्युटी का पेमेंट रोक दिया जाएगा। जी हां, ये इतना सीरियस है। क्वार्टर खाली करने के बाद ही ग्रेच्युटी मिलती है।